हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग क्लास 6 में समझेंगे पूर्ण संख्याओं को, फिर क्लास 7 में जानेंगे भिन्न का विभाजन, फिर देखेंगे शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता से जुड़ा एक वीडियो चाचा कहते हैं। उसके बाद क्लास 8 की कक्षा में हम लोग शामिल होंगे सामाजिक विज्ञान की क्लास में और समझेंगे संविधान भाग 2 चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। इस वीडियो से हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में समवृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने यह पढ़ा है कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अगर पूर्ण संख्याओं के संग्रह यानी कलेक्शन से आपको कोई 2 पूर्ण संख्याएं लेकर उनको जोड़ने को कहा जाए तो क्या आपको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी? विचार करें। हाँ, किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत समवृद्ध यानी क्लोज्ड है। क्या योग की ही तरह पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन भी एक पूर्ण संख्या ही होती है? विचार करें। एक बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाया जाए तो हमें जरूर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से अगर a b से बड़ी संख्या होती है तो a ऋण b एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर हम कोशिश करें छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाने की तो यह संभव नहीं। इसलिए अगर a b से बड़ी संख्या होती है तो छोटी संख्या b ऋण बड़ी संख्या a एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यानी कि किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं को घटाकर हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह व्यवकलन के अंतर्गत समवृद्ध नहीं है। जब बात आती है 2 पूर्ण संख्याओं के गुणन की तो हर बार हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यानी कि किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं का गुणन हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होती है। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह गुणन के अंतर्गत समवृद्ध है। इसी तरह अगर बात करें 2 पूर्ण संख्याओं के विभाजन की तो हमें पूर्ण संख्या तभी प्राप्त होती है जब संख्या का पूरी तरह विभाजन होता हो। लेकिन कई बार विभाजन का परिणाम यानी रिजल्ट एक पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे 2 रोटियों को 4 भागों में बांटेंगे तो हर एक भाग में आधी रोटी आएगी, यानी कि 2 विभाजित 4 का परिणाम 0.5 आएगा। 0.5 यह संख्या पूर्ण संख्याओं के संग्रह यानी कलेक्शन में नहीं है, इसलिए यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं का विभाजन हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होती। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह विभाजन के अंतर्गत समवृद्ध नहीं है। इस प्रकार आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग और गुणन के अंतर्गत समवृद्ध है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन के अंतर्गत समवृद्ध नहीं है। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इस गुण को और अच्छे से जानेंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर के समवृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के उदाहरण।
विपुल और मीना एक खेल खेल रहे हैं। पहले विपुल कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं बोलता है और उनका गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करता है। फिर मीना 2 पूर्ण संख्याएं बोलती है और उनका गुणन करती है। जब भी किसी को गुणन का परिणाम एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, उसके अंकों में 1 से वृद्धि होती है। अगर पहली पारी विपुल की हो तो क्या आप बता पाएंगे 5वीं पारी के अंत में किसके अंक ज्यादा होंगे? चूंकि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं, यानी कि किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं a और b के लिए a गुना b भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। इसलिए विपुल और मीना चाहे कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं ले, हर बार उनको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे यहाँ विपुल ने पहली पारी में संख्याएं 2 और 3 ली और उनके गुणन का परिणाम 6 आया, इसलिए विपुल का अंक 1 से बढ़ गया। फिर मीना ने संख्याएं 3 और 4 बोली और इनका गुणन करने पर उसे 12 यह संख्या प्राप्त हुई, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसलिए मीना को भी 1 अंक मिलेगा। अब आती है विपुल की पारी। विपुल ने संख्याएं बोली 5 और 2। क्या इस बार भी विपुल को 1 अंक मिलेगा? विचार करें। आपने सही पहचाना। 5 और 2 का परिणाम है 10, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसलिए उसे फिर से 1 अंक मिलेगा। इसके बाद मीना ने 2 संख्याएं बोली 2 और 1। इनका गुणन करने पर उसे परिणाम प्राप्त हुआ 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसलिए उसे फिर से 1 अंक मिलेगा। अब 5वीं पारी है विपुल की। विपुल ने संख्याएं ली 0 और 2। क्या अब भी विपुल को 1 अंक मिलेगा? सोचिए सोचिए। हाँ, आपने सही सोचा। 0 गुना 2 बराबर 0। चूंकि 0 भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए विपुल को 1 और अंक मिलेगा। इसी के साथ विपुल के अंक हुए 3 और मीना के अंक हुए 2। इस तरह से सबसे ज्यादा अंक हुए विपुल के। अगला उदाहरण स्पष्ट करे कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध है। आइए इसके लिए 3 उदाहरण लेते हैं। तीनों उदाहरणों में 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा है और उनका परिणाम भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ है। इसी तरह से यदि हम किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं a और b को लेते हैं और उन्हें जोड़ते हैं, तो उनका योग a धन b हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगा। इसलिए पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। अगला उदाहरण पूर्ण संख्याएं 5 और 0 विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इस कथन को सत्यापित करें। विभाजन का अर्थ है समान रूप से बांटना। अगर आपके पास 0 चॉकलेट है जिन्हें आपको अपने 5 दोस्तों में समान रूप से बांटना है, तो आप अपने दोस्तों को कोई भी चॉकलेट नहीं दे पाओगे। यानी कि 0 का 5 से विभाजन एक पूर्ण संख्या 0 ही होगी। क्या 5 का 0 से विभाजन भी एक पूर्ण संख्या होगी? विचार करें। अगर आपके पास 5 चॉकलेट है जिन्हें आपको 0 दोस्तों में समान रूप से बांटना है, तो आप इन्हें कभी भी नहीं बांट पाओगे। यानी कि 5 का 0 से विभाजन का परिणाम आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 5 का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी कि 5 विभाजित 0 का परिणाम एक पूर्ण संख्या नहीं कही जा सकती। इसलिए पूर्ण संख्याएं 5 और 0 विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इस वीडियो में हमने देखे पूर्ण संख्याओं के समृद्ध गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इस गुण की मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स के समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी से संबंधित मिथ्या धारणाएं और इन्हें दूर करेंगे। मिथ्या धारणा 1। शिक्षक ने कक्षा में एक सवाल पूछा। सवाल था, क्या पूर्ण संख्याएं 7 और 4 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध यानी क्लोज्ड है? इस पर मुकेश ने हाँ यह जवाब दिया और राहुल ने नहीं यह जवाब दिया। क्या आप बता सकते हैं किसने सही जवाब दिया? 7 ऋण 4 के बराबर 3 होता है।
इस समझ के साथ यह धारणा बन जाती है कि 4 ऋण 7 भी 3 के बराबर ही है। चूंकि 7 और 4 की तरह ही 3 भी एक पूर्ण संख्या ही है, इसलिए 7 और 4 व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है, यह समझा जाता है। और इस समझ से मुकेश का जवाब सही प्रतीत होता है, लेकिन यह गलत जवाब है। सही समझ है कि 7 ऋण 4 का परिणाम 3 के बराबर तो होता है, लेकिन 4 ऋण 7 का परिणाम 3 के बराबर नहीं होता। परिणाम संख्या ऋण 3 होती है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि यह ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर है। इसलिए पूर्ण संख्याएं 7 और 4 व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। इस समझ से राहुल ने दिया जवाब सही है। ऋणात्मक संख्या के बारे में हम आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। मिथ्या धारणा 2। शिक्षक ने कक्षा में एक सवाल पूछा। सवाल था, क्या 6 और 0 विभाजन यानी डिवीजन के अंतर्गत संवृत है? इस पर निशा ने हाँ यह जवाब दिया और मनीष ने नहीं यह जवाब दिया। क्या आप बता सकते हैं किसने सही जवाब दिया? कई बार यह गलतफहमी होती है कि किसी भी पूर्ण संख्या का 0 से विभाजन 0 ही होता है, जो कि 0 भी एक पूर्ण संख्या है। इसलिए निशा ने शिक्षक के सवाल का हाँ यह जवाब दिया। इसी गलतफहमी के कारण दिए सवाल का जवाब ऑप्शन 1 दिया जाता है। सही समझ है 6 या किसी भी पूर्ण संख्या का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। इस वीडियो से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के समृद्ध गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। राजू, ये लो अपना सामान। हाँ भैया। काका, मेरा चॉकलेट दो ना। बचवा, स्कूल में नहीं बताया जाता कि चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाता है। और काका, हिसाब गलत करने से क्या होता है? अच्छा देखे हाँ राजू, ये लो बाकी पैसे। ये लो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए। मेरा बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ता है, उसे जोड़ना घटाना सब आता है। क्या आपके बच्चे को आता है? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आज हम सीखेंगे भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग। निशा बहुत अच्छी चाय बनाती है। वह प्रत्येक कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी का उपयोग करती है। जरा सोचिए, अगर उसे 5 कप चाय बनानी होगी तो उसे कितनी चीनी की जरूरत होगी? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसी स्थितियों में हमें भिन्नों का गुणन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे यहाँ एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न का गुणन करना है, तो आइए सीखे पूर्ण संख्या और भिन्न का गुणन कैसे किया जाता है। निशा प्रत्येक कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी का उपयोग करती है। यह एक भिन्न है। इसमें अंश 2 हर 3 से छोटा है। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है एक उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। हमें पता करना है कि प्रत्येक कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी के हिसाब से 5 कप चाय के लिए कितनी चीनी लगेगी। हम कह सकते हैं कि 1 कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी लगती है। इसलिए 5 कप चाय के लिए 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3 इतनी चीनी आवश्यक होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2/3 को 5 बार जोड़ा गया है, इसलिए इसे हम गुणन 5 गुना 2/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से 5 गुना 2/3 बराबर 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3। अब यहाँ देखिए, इन सभी भिन्नों का हर बराबर है,
ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर हो समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जरा सोचिए, अगर भिन्नों का हर बराबर ना हो तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं? सोचिए सोचिए। सही सोचा, ऐसे भिन्न असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। यहाँ हम समान भिन्नों का योग कर रहे हैं। समान भिन्नों का योग करने के लिए हम अंशों को जोड़ते हैं और हर वैसा का वैसा रखते हैं। इस प्रकार 5 बार 2/3 जोड़ने पर हमें योग प्राप्त होगा 10/3। इसलिए 5 गुना 2/3 के गुणन का परिणाम है 10/3, जिसका मतलब है कि निशा को 5 कप चाय बनाने के लिए 10/3 चम्मच चीनी लगेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या और भिन्न का गुणन करते समय हम पूर्ण संख्या को अंश से गुना करते हैं और हर वैसा का वैसा रखते हैं। यहाँ भिन्न का अंश 10 हर 3 से बड़ा है। ऐसी भिन्न एक विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। 10/3 में 3 पूर्ण है और 1/3 पूर्ण का भाग है। इसलिए 10/3 को हम 3 और 1/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी भिन्न जिसे एक पूर्ण और उचित भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है एक मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। जरा सोचिए, अगर हमें किसी मिश्रित भिन्न को पूर्ण संख्या से गुणा करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए पहले हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे और फिर इसके अंश को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे और हर वैसा का वैसा रखेंगे। भिन्न प्रचालक यानी ऑपरेटर का के रूप में भी प्रयोग की जाती है। आइए इसे समझे। यहाँ 6 केले हैं। क्या आप बता सकते हैं इन 6 केलों का 2/3 भाग क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पहले हमें 6 केलों के 3 समूह बनाने होंगे और इनमें से 2 समूहों को लेना होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 केलों का 2/3 भाग होता है 4 केले। इसी को हम गुणन के रूप में भी व्यक्त करते हैं। 6 केलों का 2/3 भाग बराबर 2/3 गुना 6। इसे हल करने का एक तरीका है कि पहले हम अंश 2 को 6 से गुना कर सकते हैं और फिर प्राप्त परिणाम 12 को हर 3 से विभाजित करते हैं। इससे परिणाम प्राप्त होता है 4। या इसे हल करने के लिए पहले हम 6 को हर 3 से विभाजित करते हैं, फिर इसके परिणाम 2 को अंश 2 से गुणा करते हैं। इससे भी परिणाम प्राप्त होता है 4। इस प्रकार भिन्न का प्रयोग प्रचालक का के रूप में होता है। आज हमने सीखा भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग। अगले वीडियो में सीखेंगे 2 भिन्नों का गुणन। आज हम सीखेंगे भिन्नों का गुणन। हमने भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन सीखा और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग सीखा। इस आधार पर अब हम सीखेंगे 2 भिन्नों का गुणन कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें पता करना है कि 4/5 का 1/2 भाग कितना होगा। आइए इसे पता करें। यहाँ भिन्न 4/5 व्यक्त करती है एक पूर्ण के 5 बराबर भागों में से 4 भाग। इनका 1/2 भाग पता करने के लिए हम इन छायांकित 4 भागों के 2 समूह बनाएंगे और इनमें से एक समूह को लेंगे। यह समूह 4/5 के 1/2 भाग को निरूपित करता है। अगर हम देखें तो यह भाग पूर्ण के सभी 5 भागों में से 2 भागों से बना है, जिसे 2/5 से व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/5 का 1/2 भाग बराबर है 2/5 के। हम इसे 1/2 गुना 4/5 के गुणन से भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक वर्ग के 5 भागों में से 4 भागों को छायांकित कर भिन्न 4/5 को निरूपित किया है, इसी प्रकार हम 1/2 को इस प्रकार निरूपित करेंगे। अगर हम इन्हें एक के ऊपर एक रखते हैं तो दोनों का उभयनिष्ठ छायांकित भाग इनके गुणन का परिणाम होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुल 10 भाग है, जिनमें से 4 उभयनिष्ठ छायांकित भाग है। इसलिए यह भाग पूर्ण वर्ग की 4 दशांश भिन्न है। अगर हम इन 10 बराबर भागों को 5 बराबर भागों में रूपांतरण करें तो अब यहाँ 5 बराबर भागों में से 2 उभयनिष्ठ छायांकित भाग है
इसलिए हम 4 दशांश को 2 पंचमांश लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1/2 गुना 4 पंचमांश बराबर है 2 पंचमांश के, या 4 पंचमांश का 1/2 भाग बराबर 2 पंचमांश है। गणित में 2 भिन्नों को गुणा करने के लिए हम अंशों और हरों को अलग अलग गुणा करते हैं और परिणाम को अंशों का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 4 पंचमांश गुणा 1/2 बराबर 4 गुणा 1 बटे 5 गुणा 2 बराबर 4 दशांश बराबर, जिसे हम 2 पंचमांश भी लिख सकते हैं। इसलिए जब भी भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग हो तो हमें गुणन की संक्रिया करनी चाहिए। आज हमने सीखा भिन्नों का गुणन। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसकी समझ और अच्छे से बनाएंगे। आज हम देखेंगे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ उदाहरण। मीना 9 दशांश मीटर रिबन का 2/3 भाग काट लेती है, तो उसके द्वारा ली गई रिबन कितनी लंबी है? मीना ने कितनी लंबी रिबन ली है, यह पता करने के लिए हमें 9 दशांश मीटर का 2/3 भाग कितना होगा यह पता करना होगा। मान लीजिए यहाँ एक रिबन है जिसकी लंबाई है 1 मीटर। अगर हम इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो इनमें से 9 भाग व्यक्त करेंगे 9 दशांश मीटर। हमें इसमें से 2/3 भाग प्राप्त करना है, इसलिए हम इन 9 भागों में से 3 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 2 भाग लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मीना ने मीटर के कुल 10 भागों में से 6 भाग लिए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा ली गई रिबन 6 दशांश मीटर लंबी है। इसे सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 पंचमांश मीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी को गणित में हम गुणन के उपयोग से हल करते हैं। जैसे यहाँ 9 दशांश मीटर रिबन का 2/3 भाग प्राप्त करने के लिए हम 2/3 गुना 9 दशांश करेंगे। यहाँ हम अंशों का और हरों का गुणन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 3 से 9 को विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार 10 को 2 से विभाजित किया जा सकता है। विभाजन करने पर हमें रिबन की लंबाई प्राप्त होगी 3 पंचमांश मीटर। अगला उदाहरण, एक बड़े बर्तन में 1 और 1/2 लीटर दूध रखा हुआ था। यदि हरीश इसमें से 1/4 भाग पीता है तो बताइए उसने कितना लीटर दूध पिया? हरीश ने 1 और 1/2 लीटर दूध का 1/4 भाग पिया, तो उसने कितना दूध पिया? यह 1/4 गुना 1 और 1/2 के गुणनफल से पता किया जा सकता है। इसे हल करने के लिए पहले हम मिश्रित भिन्न 1 और 1/2 को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके लिए हम हर 2 से पूर्ण 1 को गुणा करेंगे और अंश को परिणाम 2 में जोड़ेंगे। इससे हमें विषम भिन्न का अंश प्राप्त होगा 3। फिर हम हर 2 को वैसा का वैसा रखेंगे, इसलिए 1 और 1/2 की विषम भिन्न होगी 3/2। अब आइए पता करते हैं 1/4 गुना 3/2 का गुणनफल क्या होगा। पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि 2 भिन्नों का गुणन करने के लिए हम अंशों और हरों को अलग अलग गुणा करते हैं और परिणाम को अंश का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इस तरह से यहाँ हम अंश 1 और अंश 3 से गुणा करेंगे, जिससे हमें परिणाम का अंश 3 प्राप्त होगा। फिर हम हर 4 को हर 2 से गुणा करेंगे, इससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होगा 8। इस प्रकार 1/4 गुना 3/2 बराबर है 3/8 के। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरीश ने 3/8 लीटर दूध पिया। आज हमने देखे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए चित्र के छायांकित भाग के गुणन के रूप में निरूपित करता है? कई बार बच्चे भिन्नों के गुणन को कैसे किया जाता है यह रटकर याद कर लेते हैं, वे इसे समझते हुए नहीं चलते। इस कारण दिए चित्र के छायांकित भाग को गुणन के रूप में गलत प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि प्रत्येक आयत यानी रेक्टेंगल में 4 छायांकित भाग है,
इसलिए 3 आयत का छायांकित भाग 3 गुना 4 इस गुणन से पता किया जा सकता है। इसलिए वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि यह 4/6 भाग 3 बार दोहराया गया है, इसलिए इसे गुणन के रूप में 3 गुना 4/6 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। अगर हम देखें तो यहाँ 3 पूर्ण का 4/6 भाग लिया गया है, इसलिए हम इसे 4/6 गुना 3 इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। मिथ्या धारणा 2। निशा ने 3/4 किलोग्राम आलू खरीदे। इसमें से उसने 3/5 भाग की सब्जी बनाई। पता कीजिए उसने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई। यहाँ निशा ने 3/4 किलोग्राम आलू के 3/5 भाग का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए किया है। उसने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई, यह पता करने के लिए हमें 3/4 किलोग्राम का 3/5 भाग कितना होता है, यह पता करना होगा। इसके लिए हमें 3/5 गुना 3/4 का गुणनफल ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम अंशों का गुना करते हैं, इससे हमें परिणाम का अंश प्राप्त होता है 9। इसी प्रकार हम हरों का गुना करते हैं, इससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होता है 20। इसीलिए सही परिणाम है 9/20 किलोग्राम, यानी कि दिए सवाल का ऑप्शन 2 सही जवाब है। कुछ बच्चे दिए सवाल को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि निशा ने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई, यह पता करने के लिए उन्हें 3/4 से 3/5 का व्यवकलन करना होगा। वे व्यवकलन का परिणाम प्राप्त करते हैं 3/20। दिए सवाल का यह एक गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। अब आइए देखें भिन्नों के गुणन के संदर्भ में की जाने वाली कुछ साधारण गलतियां। जब बच्चों को किन्हीं 2 भिन्नों जैसे 2/3 और 3/4 का गुणनफल पता करने के लिए कहा जाता है, तो कुछ बच्चे पहले भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा करते हैं और दूसरे भिन्न के अंश का पहले भिन्न के हर से गुणा करते हैं, फिर वे इन्हें जोड़ते हैं। यह गलत समझ है। सही समझ यह है कि परिणाम का अंश भिन्नों के अंशों का गुणनफल होता है और परिणाम का हर भिन्नों के हरों का गुणनफल होता है। इसलिए सही जवाब है 6/12, जिसे 1/2 इस सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी व्यक्त किया जा सकता है। कुछ बच्चे भिन्न का प्रचालक यानी ऑपरेटर का के रूप में प्रयोग गलत प्रकार से करते हैं। जैसे अगर उन्हें पूछा जाए कि 6 का 2/3 क्या होगा, तो वे 6 में से 2/3 को घटाने की कोशिश करते हैं। यह एक गलत समझ है। यह समझना जरूरी है कि जब भी हम प्रचालक का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है हमें गुणन करना होगा। जैसे यहाँ 2/3 गुना 6 करना होगा, जिसका परिणाम होगा 4। अगर गुणन में 2 भिन्नों का हर बराबर ना हो तो कुछ बच्चे इनका हर बराबर करने की भी कोशिश करते हैं। यह भी एक गलत समझ है। 2 भिन्नों का गुणन करने के लिए अंशों का गुणन और हरों का गुणन अलग अलग किया जाता है और परिणाम के अंश और हर के स्थान पर लिखा जाता है। आज हमने देखी भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के सुमन के सुमन के एस, सीधे हाथ साबुन मल के, यू, उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के एम, मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए, अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के एन, नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। मैं नाहिदा प्रवीण। तो बच्चों, आज हम लोग विषय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे। इस पाठ के पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा कि संविधान क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसके पिछले भाग में हम पढ़ेंगे कि संविधान का ऐतिहासिक स्वरूप क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और
कौन कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो संविधान को एक खास रूप देने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए उसके ऐतिहासिक स्वरूप को समझना सबसे आवश्यक है, और साथ साथ यह समझना कि किन परिस्थितियों में उन संविधान का निर्माण हुआ था, और उसके साथ साथ समाज में रह रहे लोगों की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बातों की चर्चा करना, और उसको समझना कि ये उसकी आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक संदर्भ क्या क्या है, और इस बात की जानकारी रखना कि वह संविधान प्रभावशाली है या नहीं है, और उसमें समाज के सभी वर्गों और समाज के सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है। और सबसे अहम मुद्दा तो यह है कि वह संविधान बना कैसे, उसमें समाज के सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों का सहयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सब बातों को ध्यान देना बहुत अधिक आवश्यक है, और तभी हम बता सकते हैं कि संविधान बना कैसे। तो बच्चों, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही या हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये सहयोग रहा, उन लोग की कोशिश रही, और अन्य संगठनों को भी साथ साथ ये उन लोगों की कोशिश रही कि हम लोग क्या करें कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़े, और उन लोग के द्वारा भारत के लोगों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, वो गलत है तो उसकी आलोचना करें। तो ये प्रयास हमेशा उन लोगों का रहा, और इसके लिए वो काम करते भी रहे, और धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों की कोशिश भी कामयाब हुई। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अन्य संगठन इस बात का प्रयास करते रहे कि जो कानून इंग्लैंड के लोगों के लिए अंग्रेज़ों ने बनाए हैं वो हमारे भारत के लोगों के लिए भी बने, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, और किसी भी व्यवसाय में अपनी इच्छानुसार जाने का अधिकार। तो इस प्रकार का उन लोग हमेशा इस प्रकार की मांग करते रहे। और नेशनल असेंबली, जो कि इंग्लैंड की असेंबली होती थी जिसमें कानून बनता था, तो उसमें जो प्रतिनिधि है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि भारत के हों, और जो न्यायाधीश हैं वो इंग्लैंड के नागरिक के खिलाफ जो मुकदमा चलता था उसकी बातों को यहाँ के भारत के न्यायाधीश भी सुने, और जो बजट सत्र होता था तो बजट पर सवाल भी पूछे। तो इस तरह की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा रखी, और हमेशा ये कोशिश की कि हमारा संविधान बने और इसका प्रारूप तैयार किया जाए। और कुछ ऐसी घटनाएं भी बच्चों है जिसमें एक दो घटना की चर्चा हम करते हैं कि उस घटना ने भी हमारे संविधान बनाने में मदद किया, और वो घटना ऐसी घटी जिससे हमारे भारत के लोग, हमारे वहाँ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य ये जागरूक हो गए कि नहीं, हमारा संविधान बनना ही चाहिए। तो पहली घटना है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड है क्या? उसमें क्या था कि पंजाब के अमृतसर में जालियांवाले बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक सभा हो रही थी। तो वो सभा हो रही थी और उस बाग में सिर्फ एक गेट था, और वहाँ सब लोग, भारतीय लोग वहाँ सभा कर रहे थे। एक अंग्रेज़ जनरल डायर आया और निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसा दी, जिस पे बहुत सारे लोग मारे गए। एक ये घटना थी। दूसरी घटना हमारी है नील की खेती। तो नील जो है वो अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा उसकी मांग थी इंग्लैंड में, और तो इंग्लैंड में उसकी खेती अंग्रेज़ लोग नहीं करना चाहते थे, उसकी खेती वो भारत में करवाते थे हमारे किसानों से।
और उसके लिए उसको मजबूर करते थे। तो वो इंग्लैंड में क्यों नहीं करवाते थे, भारत में क्यों करवाते थे? क्योंकि नील की खेती करके हमारी जो भूमि है वो बहुत अधिक बंजर हो जाती थी, तो उसमें फिर दूसरी उपज हो नहीं पाती थी। तो वैसे तो उनके इंग्लैंड की खेती बर्बाद होती, इसलिए वो लोग अपनी मांग को पूरा करने के लिए भारत में किसानों से खेती करवाते थे, और इसके लिए वो किसानों को मजबूर करते थे, मारते भी थे, कोड़ियों से पीटते थे। तो इस तरह की घटना जो भारत के लोग देख रहे थे, उससे उन लोगों को और उत्साह मिला कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो हमको कुछ ना कुछ नियम और संविधान बनाना ही होगा। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिससे संविधान को बनाने के लिए और ज़्यादा उत्साह आया। तो आप ये दोनों घटनाओं को देखकर और सुनकर या समझ पा रहे होंगे कि अंग्रेज़ों की शासन पद्धति कैसी थी और अंग्रेज़ लोग कौन सी खेती के लिए लोगों को मजबूर कर रहे थे, हमारे किसानों को मजबूर कर रहे थे, और किस तरह से उन लोग भारतीयों के अधिकारों का हनन करते थे। तो ये सारी बात आपके समझ में आ गई होगी। 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की संविधान बनाने की एक स्पष्ट मांग अंग्रेज़ों के सामने रखी, और 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 और सदस्यों ने एक संविधान का एक प्रस्ताव या एक रूपरेखा तैयार की, और 1931 में कराची में एक अधिवेशन में उन्होंने इस प्रस्ताव को पेश भी किया। तो इस तरह से धीरे धीरे इन लोगों ने संविधान के लिए कोशिश करते रहे और इसके संविधान सभा की मांग करते रहे। तो इस प्रस्ताव में उन्होंने कुछ बुनियादी मूल्यों को भी रखा है। ये बुनियादी मूल्य की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और फिर से एक बार कर रहे हैं। तो पहला बुनियादी मूल्य हमारा क्या था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दूसरा हमारा क्या था, संसदीय और उत्तरदायी सरकार, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। तो ये बुनियादी मूल्य की चर्चा उन लोग कर रहे थे, और 1934 ईस्वी में उन्होंने एक संविधान सभा की मांग की। लेकिन अंग्रेज़ क्या कर रहे थे कि संविधान सभा का गठन नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन फिर जैसे द्वितीय विश्व युद्ध आ गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पहले ही लग गया था कि अब हमारा देश आज़ाद होगा, तो इसलिए संविधान सभा का गठन कर लिया गया। तो दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया था, और इस संविधान सभा के गठन में हमारे जो उसके अध्यक्ष थे, जो प्रारूप समिति गठित की गई थी, वो सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। और ये बच्चों आपके लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत खुशी की बात है कि ये दोनों जो थे वो बिहार के निवासी थे। तो संविधान कैसे बना, इसके साथ कुछ मुख्य बातें हैं। तो ये मुख्य बातें क्या है कि संविधान की जो संविधान सभा जो बना, उसमें 299 सदस्य थे जो संविधान लिखने का कार्य करते थे। और ये संविधान ने, दूसरा हमारा क्या है कि ये जो संविधान बनाया जा रहा था, और इसमें जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, और इनकी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हें वो भीमराव अंबेडकर थे। और दूसरा हमारा क्या है कि ये जो सभा बनी वो संविधान लिखने का कार्य करती थी। तो ये संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनप्रतिनिधि द्वारा चुने गए थे। और यह स्टार्ट कब हुआ? 1946 में संविधान लिखने का कार्य स्टार्ट हुआ था। और संविधान हमारा बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो बच्चों, आप लोग विद्यालय में तो गणतंत्र दिवस ज़रूर मनाते होंगे,
तो आप गणतंत्र दिवस किस उपलक्ष्य में बनाते हैं? उसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और कुछ बातें हैं, तो ये संविधान जो है हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो कुछ और बातें हैं जिसमें है कि संविधान 2 प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान होता है और क्या एक होता है मौखिक संविधान होता है। तो हमारा भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है और ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और संविधान का जनक किस देश को माना जाता है? तो संविधान का जनक ब्रिटेन को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले संविधान बनाने के जो दिमाग आया वो ब्रिटेन में ही आया और सबसे पहले ब्रिटेन में ही संविधान बना। और भारत का जो संविधान है वो कुछ कठोर भी है और कुछ लचीला भी है। कुछ मामले में कठोर है और कुछ मामले में वो लचीला है। तो ये कुछ बातें हैं जो संविधान की महत्वपूर्ण है, जो आपके जानने के लिए हैं। किसी भी देश के संविधान के उन मूल्यों को बुनियादी मूल्य कहा जाता है जो उस देश के समाज के आदर्श रहे हों और उसको जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक हो। तो उसी तरह से भारतीय संविधान को बनाने में भी उस आदर्शों को ध्यान में रखा गया और उस आदर्शों को महत्व दिया गया जो यहाँ के लोग सदियों से अपना रहे थे। और स्वतंत्रता की लड़ाई में भी, उसके संघर्ष में भी वो आदर्श संघर्ष का केंद्र थे। तो ये मुख्य आदर्श क्या क्या थे जिसको बुनियादी मूल्य में शामिल किया गया? तो वो हमारा था स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र। तो ये 5 मूल्य जो थे, 5 जो आदर्श थे, उसका इतना अधिक महत्व है कि उसको संविधान सभा ने सबसे पहले स्वीकार किया और उसको हम प्रस्तावना में भी शामिल करते हैं और इसी उद्देश्य को इसकी उद्देशिका में भी शामिल किया गया। बच्चों, तो अब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उसकी उद्देशिका के बारे में जानेंगे। तो वैसे तो आप चेतना सत्र में उसकी प्रस्तावना को पढ़ते ही होंगे, लेकिन एक बार हम फिर कक्षा में इसको जानते हैं और समझते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा एवं इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते थे, उसे प्रस्तावना कहा जाता था, तो ये उद्देशिका कैसे हो गया? तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी इसे कहते हैं और उद्देशिका भी कहते हैं। तो ये उद्देशिका इसे क्यों कहते हैं? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया था कि संविधान कैसे बनाया जाए। तो उन प्रस्ताव में कुछ बुनियादी मूल्य थे, कुछ आदर्श थे, तो उस प्रस्ताव को ही इस प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया, इसलिए इसे हम प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों कहते हैं। तो बच्चों, आप बुनियादी मूल्य से भली भांति परिचित हो गए होंगे और उसको अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो पहला जो हमारा बुनियादी मूल्य क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र, तो संविधान सभा में ये आम सहमति बन चुकी थी कि हमारी जो शासन व्यवस्था होगी वो लोकतंत्रात्मक होगी। तो लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र का मतलब क्या है
कि लोगों के द्वारा चलाया जाना। तो क्या भारत के इतने सारे लोग, इतनी जनसंख्या पूरे देश को एक साथ चलाएगी? नहीं, बल्कि क्या होगा कि उसमें सबकी भागीदारी होगी। तो भला सबकी भागीदारी कैसे होगी, आप सोच रहे होंगे। तो चलिए एक अनुभव के द्वारा हम ये भागीदारी का अर्थ समझते हैं। तो पलक के स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इसके बारे में बोलना है। तो शिक्षिका के पास भी एक समस्या आ गई कि अगर सारे बच्चों की भागीदारी होगी और सारे बच्चे कार्यक्रम में शामिल होंगे तो समय तो उसके हिसाब से नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ बच्चों का एक समूह बना दिया और उन बच्चों को कहा कि आप लोग सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को देख ले और आपस में सहमति करके उसका चयन कर लीजिए। तो बच्चे वैसा ही किए, सारे बच्चों ने ऐसा ही किया कि उसमें से कुछ बच्चे का समूह बन गया और वो बच्चे सभी लोगों को कार्यक्रम को देख लिए और कार्यक्रम की योजना बना दी गई और बहुत अच्छे से वो सांस्कृतिक कार्यक्रम सफल हो गया। तो आप बच्चों इस अनुभव से समझ गए होंगे कि वो शिक्षिका क्यों नहीं ये काम को अपने से की, और अगर वो सबकी भागीदारी नहीं लेती तो क्या होता, और बच्चे खुश क्यों थे। तो ये अनुभव के आधार पर आप समझ रहे होंगे कि एक लोकतंत्रात्मक शासन कैसे चलाया जाता है, उसमें सबकी भागीदारी कैसे होती है। हमारा दूसरा बुनियादी मूल्य है स्वतंत्रता। हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसकी सफलता वहाँ पे रहने वाले लोगों की, देश की जनता की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। हम अपने विचार को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे तभी हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो हमारे हितों की रक्षा कर पाएंगे। तो हमारे संविधान में स्वतंत्रता को एक मुख्य भूमिका दी गई है, उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे स्कूल जाती हुई बच्ची, पटना साहिब का चित्र और एक महिला द्वारा एक सभा को संबोधित करना। तो ये तीनों चित्र देखकर आप यह बताइए कि ये भारतीय संविधान में यहाँ पे कौन सी स्वतंत्रता झलकती है। और दूसरा हमारा क्या है कि जो हमारी स्वतंत्रता है वो सीमित होनी चाहिए, इतना सीमा उसका होना चाहिए कि वो दूसरे समाज के, दूसरे वर्ग के, दूसरे समुदाय के लोगों का अहित ना करें। अब हमारा दूसरा बुनियादी मूल्य है कि समानता। समानता का अर्थ क्या है? सभी लोग एक समान। तो ये हमारे देश में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बहुत सारी असमानताएं देखी जाती रही हैं। तो भारतीय संविधान में इस पे बहुत जोर दिया गया कि इस असमानता को कम किया जाए। और कुछ बातें हैं जैसे 25 पैसे चंदा लेकर संविधान सभा की सदस्यता को प्राप्त करना, और दूसरा है कि वयस्क मताधिकार का उपयोग करना। तो ये जो दो बातें हैं वो समानता को बहुत अधिक दर्शाती है। तो ये समानता का सिद्धांत जो है हमारा, वो भारतीय संविधान में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह कोशिश की गई है कि इसकी भारतीय संविधान में इसे अपनाया जाए और इसका मुख्य भूमिका हो। इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका स्थान दिया गया है। कुछ ऐसी परिस्थिति, कुछ ऐसी घटना है जिसको देखकर आप समझेंगे कि यहाँ पे आपको कौन सी असमानता दिखाई देती है। एक गांव का एक मंदिर है, उस पर किसी खास समुदाय के लोगों को जाने से रोकना, या आपका एक छोटा भाई है जो कि आपके गांव के निजी विद्यालय में उसका नामांकन नहीं होता है, और इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और तीसरा क्या है कि एक लड़का है जो निजी नौकरी करना चाहता है लेकिन उसको वो नौकरी उसकी योग्यता के बाद भी नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ख़ास समुदाय का है। तो ये
कौन सी असमानता को दर्शाता है, इसको आप सोचेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। और अगला हमारा जो बुनियादी मूल्य है वो क्या है? सामाजिक न्याय। तो हमारे समाज में इतनी सारी असमानता को देखते हुए सामाजिक न्याय को एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? कि समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके साथ समान रूप से न्याय हो। तो समान रूप से न्याय कैसे होगा? जैसे समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत वर्ग के लोग रहते हैं, तो जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको ऊपर उठाना। तो उसके लिए सरकारें समय समय पर कार्य करती रहती है और कार्य कर भी रही है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन देना, उसके बाद छात्रवृत्ति देना, अनुसूचित जाति और जनजाति को पोशाक देना, मध्याह्न भोजन कराना। फिर आप अपने विद्यालय में रैंप देखते होंगे, कुछ बच्चों को, निःशक्त बच्चों को साइकिल दी जाती है जिससे वो विद्यालय में ऊपर अगर जाना चाहे तो आराम से जा सके। तो ये सारा क्या है? जो कमज़ोर वर्ग है, जो निःशक्त वर्ग है, उनको समाज के अन्य वर्गों के समान बराबर न्याय देना और उनको ऊपर उठाना। तो ये हमारा क्या है? सामाजिक न्याय देना हमारे भारतीय संविधान में इसको बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है। कुछ बातों की आप समूह चर्चा कीजिएगा या अपने शिक्षक शिक्षिका से उसकी चर्चा कीजिएगा। उसमें कुछ बातें ये है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना दी जाती है, तो ये समानता के विरुद्ध क्यों नहीं जाता? इसकी चर्चा आप अपने शिक्षक शिक्षिका से कीजिएगा। दूसरा क्या है कि आपको आपके विद्यालय में कौन कौन सी सुविधा दी जाती, कौन कौन सी सरकारी योजना से आपको लाभ मिलता है, उसकी एक सूची तैयार कीजिएगा। अब आखिरी हमारा जो बुनियादी मूल्य है वो क्या है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि हम अपने देश के अंदर किसी भी धर्म को अपनाकर किसी भी धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं। और ये धर्मनिरपेक्षता हमारे इस विषय का अगला अध्याय है जिसकी हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ प्रश्न भी हैं जिसको हम आगे बताते हैं। पहला हमारा अभ्यास का प्रश्न है कि एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान आवश्यक क्यों है? तो आपने बहुत सारी चीज़ों को सुना, बहुत सारी जानकारी आपको मिली, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है। क्योंकि हमें क्या है? कुछ खास नियमों के अंतर्गत रहना है जिसमें हमारा क्या है? लोकतंत्र है, समानता है, स्वतंत्रता है, सामाजिक न्याय है। ये सब के साथ हमें अपने देश में रहना है और ये सब को नियम को देखते हुए और नियम के साथ सरकार को और हमारी जनता को हमारे देश में रहना है। इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके साथ साथ और भी प्रश्न है जिसके उत्तर आप स्वयं गृह कार्य में करेंगे और हम अगले अध्याय में आपके साथ मिलेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी BEPCDDprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।